Hi guys, welcome to Smart Commerce Classes. My name is Anshul Mittal and in this video we will be covering the next part of chapter number 7 of ACCA F5 and the name of the chapter was pricing. तो लेट्स स्टार्ट गाइस. अभी तक मैंने तुम्हारे को सेल्स का टैबुलर प्रेजेंटेशन ये सब कुछ लास्ट वीडियो में कराया था एंड आई होप सबको ये पार्ट समझ आ गया हो. नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आता है दैट इज इक्वेशन फॉर टोटल कॉस्ट फंक्शन. तो जो इक्वेशन फॉर टोटल कॉस्ट फंक्शन है ये ऑलरेडी हमने F2 में भी कवर करी हुई है और इस पार्ट को हमने काफ़ी बार अभी प्रीवियस चैप्टर्स में भी कवर करा है. मैं तुम्हें चैप्टर नेम नहीं बताऊंगा बिकॉज तुम्हें वो चैप्टर ऑलरेडी पता है. ठीक है, हमने इसके क्वेश्चंस भी काफ़ी करे थे. याद है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, y इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, b इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, a इज़ फिक्स कॉस्ट एंड b इज़ वेरिएबल कॉस्ट. सबको याद आ गया वो इक्वेशन देख के कि हाँ सर ये इक्वेशन तो इतनी बार देख ली कि अब तो रट चुके हैं इक्वेशन. तो सेम चीज़ इसमें यहाँ पे है, इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं है. ठीक है, तो जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड. ये चार्ट भी हम सबको याद है. दिस इज़ टोटल कॉस्ट, दिस इज़ नंबर ऑफ़ यूनिट्स, क्वांटिटी, एक्टिविटी लेवल. ये है फिक्स कॉस्ट बिकॉज ये खर्चा तो होगा ही होगा. देन दिस इज़ टोटल कॉस्ट और अगर वेरिएबल कॉस्ट का चार्ट बनाना है तो ये वेरिएबल कॉस्ट का बनेगा. ये सब कुछ हमने ऑलरेडी कवर करा हुआ है. सो देयर इज़ नो पॉइंट टू कवर दिस अगेन एंड वेस्ट सम टाइम. अब यहाँ मैं तुम्हें टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 3 से बताता हूँ. यहाँ इस पार्ट का इस चैप्टर से रिलेशन क्या. तुम सोचोगे सर ऐसी बुक को बनाने का फ़ायदा क्या है, ऐसे पार्ट को ऐसे चैप्टर में डालने का फ़ायदा क्या है जो हमने ऑलरेडी करा हुआ है ना. फिर फ़ायदा क्या है इस चीज़ का. इस चैप्टर में जैसे हम प्राइसिंग देख रहे हैं तो प्राइसिंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कॉस्ट, कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या है. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी. टोटल कॉस्ट निकाल के हम देखते हैं कि कॉस्ट पर प्रोडक्ट क्या पड़ती है. तो यहाँ पे टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 3 से मैं तुम्हें बताता हूँ कि इन्होंने क्यों इस पार्ट को यहाँ इंक्लूड किया हुआ है. ध्यान से देखो, हमें पता है फिक्स कॉस्ट इज़ 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज़ 5 for volumes up to 1000 units. Volume above 1000 units receive 5% discount on all the units. Okay. Derive the two equations for the total cost function. अब हमें अगर 2 equations बनानी है total cost function की, so how can we make it? Okay, तो पहली equation मेरी क्या बनेगी. तो fixed cost, तो y is equal to a होता है fixed cost a प्लस बी होता है वेरिएबल कॉस्ट. तो वेरिएबल कॉस्ट है प्लस 5 इंटू एक्स, 5x. वाई इज इक्वल टू 1 लाख प्लस 5x. ये इक्वेशन तब काम करेगी जब नंबर ऑफ यूनिट्स आर वॉल्यूम अप टू यानी लेस देन इक्वल टू 1000. कि जब वॉल्यूम अप टू 1000 तक होगा तब इक्वेशन चलेगी. और सेकेंड इक्वेशन y इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगी 1 लाख प्लस वेरिएबल कॉस्ट 5% डिस्काउंट ऑन ऑल द यूनिट्स. ऑल, अभी ध्यान से, दिस इज इंपॉर्टेंट गाइज, ऑल यूनिट्स. कि अगर हम 1000 से ज़्यादा यूनिट्स बनाते हैं तो सारे यूनिट्स पे हमें 5% डिस्काउंट मिल जाएगा. तो अगर यहाँ पे कुछ और होता तो उसके अकॉर्डिंग कोई और इक्वेशन निकलती. जैसे 1000 यूनिट के बाद ओवर एंड अबव 1000 यूनिट्स पे हमें 5% डिस्काउंट मिलेगा तो अलग इक्वेशन होती. यहाँ लिखा हुआ है सारे यूनिट्स पे हमें 5% डिस्काउंट मिलेगा. दैट मीन्स पहले था वेरिएबल कॉस्ट 5, तो 5 का 5%, 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 100 दैट मीन्स 0.25. तो 5 माइनस 0.25 दैट इज़ 4.75. अब मेरी वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे होगी 4.75 पर यूनिट सारे यूनिट्स के लिए. तो 4.75x. जितने भी यूनिट्स में बनाऊंगा चाहे 1001 यूनिट बने, मेरी जो कॉस्ट आएगी दैट विल बी 4.75 फॉर ऑल द यूनिट्स. यहाँ ध्यान से गाइज ये नहीं लिखा हुआ ओवर एंड अबव 1000 वालों को ही डिस्काउंट मिलेगा. 1000 से ज़्यादा बनाए तो सारे पुराने 1000 पे भी डिस्काउंट मिलेगा. और ये इक्वेशन तब है व्हेन x इज़ ग्रेटर दैन 1000. ये मेरी 2 इक्वेशन बन गई एंड दैट्स इट. और कुछ भी नहीं है इसमें, जस्ट यही है बस गाइस, और कुछ भी नहीं है. ठीक है, सो आगे अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तुम सबको पता होगा. जस्ट टू मेक यू रिवाइज द प्रीवियस पार्ट दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. Consider the linear function y is equal to 1488 plus 20x. Answer the following question.
द लाइन वुड क्रॉस वाई एक्सिस एट व्हाट पॉइंट। वाई एक्सिस मतलब ये होती है x, ये है y। तो y एक्सिस में ये लाइन कब क्रॉस करेगी? तब क्रॉस करेगी जब हमारा फिक्स कॉस्ट रिसीव हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो इक्वेशन ऐसे जाएगी, बेसिकली ऐसे होता है, मतलब बेसिकली ऐसे जाती है लाइन, ये होता है। तो ये लाइन जो है कब क्रॉस करेगी y एक्सिस को? जब हमारे फिक्स कॉस्ट होंगे, दैट इज़ 1488। तो 1488 पे हमारी लाइन y एक्सिस को क्रॉस करेगी। ग्रेडियंट ऑफ द लाइन इज वेरिएबल कॉस्ट, यानी 20 इज द ग्रेडियंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग। एंड y इज डिपेंडेंट अपॉन कितने x बनते हैं, सो y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये तो गाइस सभी को पता होगा, बस ये छोटा सा एक पॉइंट, नई चीज़ शायद तुम्हें पता चली है। वैसे लॉजिकली तो पता ही होगी, बट क्वेश्चन टाइप में कि हमारी y एक्सिस पे ये लाइन तब कट होती है जब टोटल फिक्स कॉस्ट हमारे अचीव होते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट पे हमारी ये लाइन कट होती है। चलो अब आता है कॉस्ट इक्वेशन एंड वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट्स। अब देखो ये भी सेम पार्ट है, ये ऑलरेडी हमने कवर कर लिया, इन्होंने बाद में बताया, मैंने इसी की टेस्ट अंडरस्टैंडिंग तुम्हें कराई थी। एग्जाम्पल, यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा, फिक्स कॉस्ट इतनी है, वेरिएबल कॉस्ट 6 पर यूनिट अप टू 5000 यूनिट्स, 10% ऑन ऑल यूनिट्स परचेज्ड ओवर 5000। अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्या हमारी 6% जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 5000 यूनिट्स तक, 10% से ज़्यादा 10% डिस्काउंट हमें मिलेगा ऑन ऑल यूनिट्स परचेज्ड ओवर एंड अबव 5000। मतलब 5000 से ऊपर हम जितने यूनिट्स बनाएंगे उन पे हमें डिस्काउंट मिलेगा। अब गाइज ये इक्वेशन बहुत ध्यान से देखना, आई थिंक इनका जो सॉल्यूशन है दैट इज़ रॉन्ग, ये इक्वेशन इनकी गलत है। यहाँ लिखा हुआ है वेरिएबल कॉस्ट 6 पर यूनिट अप टू 5000, ठीक है, 10% डिस्काउंट ऑन ऑल यूनिट्स परचेज्ड ओवर 5000 यूनिट्स। अगर 5000 से ऊपर हमने यूनिट्स परचेज करे उस पर हमें 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो पहली इक्वेशन हमारी इन्होंने दी है y इज इक्वल टू 2,50,000 प्लस 6x फॉर x दिस। ये इक्वेशन तो ठीक है कि 6 इंटू x, और हमारा अगर नंबर ऑफ यूनिट्स 5000 से कम है। अब अगर 5000 से ज़्यादा हमारे यूनिट्स हैं तो क्या होगा, y इज़ इक्वल टू 2,50,000। अब ये ध्यान से देखना, प्लस आई थिंक इन्होंने गलत करा है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 5000 यूनिट तक तो रेट 6 ही रहेगा, ओवर एंड अबव 5000, जो ओवर एंड अबव 5000 यूनिट्स हैं उन पे 10% मिलेगा। तो अगर मैं 5000 से कम यूनिट्स बना रहा हूँ तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट 6 ही रहेगी। अब अगर मैं 5000 से ज़्यादा बना रहा हूँ, दैट मीन्स फर्स्ट 5000 पे तो पूरा 6 होगा। अब अगर मैं 5000 से ज़्यादा यूनिट्स बना रहा हूँ, दैट मीन्स 5000 पे तो 6 ही लगेगी वेरिएबल कॉस्ट, प्लस ओवर एंड अबव 5000 यानी x माइनस 5000। ओवर एंड अबव जो 5000 है, जैसे अगर 6000 यूनिट्स में बना रहा हूँ तो 6000 माइनस 5000 यानी 1000 यूनिट्स पे जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट आएगी दैट विल बी 5.4। तो दिस शुड बी द इक्वेशन, और हेयर x इज ग्रेटर देन 5000। अगर x ग्रेटर देन 5000 है तो हमारी इक्वेशन ये बनेगी। ये इक्वेशन इन्होंने आई थिंक गलत करी है, इन्होंने सारा मान लिया कि सारे ही उस पे यूनिट्स पे हमें इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। ओवर 5000 यूनिट्स, तो 5000 तक पे तो पूरी वेरिएबल कॉस्ट 6 ही आएगी। 5000 से ऊपर जो हम परचेज कर रहे हैं यानी x माइनस 5000, उसकी हमारी वेरिएबल कॉस्ट आएगी 5.4। तो दिस शुड बी योर इक्वेशन, ठीक है। सो ये आएगी वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट। नेक्स्ट पार्ट, इंक्रीजिंग सेल्स एंड प्रोडक्शन लेवल्स। अब एक बार ये भी पढ़ लेते हैं। When an opportunity to increase sales and production level arises in the business, the key question is, अगर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम सेल्स भी बढ़ा सकते हैं, कुछ प्रोडक्शन लेवल्स भी बढ़ा सकते हैं, तो ऑफ कोर्स हमें कॉस्टिंग भी देखनी पड़ेगी कि जो हम सेल्स लेवल बढ़ा रहे हैं तो और प्रोडक्शन लेवल बढ़ा रहे हैं तो उससे हमारी कॉस्टिंग में कितना फ़र्क आ रहा है। क्या मेरी जो एडिशनल सेल है वो क्या मेरी कॉस्ट से कम है या कॉस्ट से ज़्यादा, ये देखना पड़ेगा मुझे। जो मेरी एडिशनल सेल है वो मेरी कॉस्ट से कम है या कॉस्ट से ज़्यादा, ये मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है ना। सो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। अगर हमारी एडिशनल अगर हमारे को सेल्स आ रही है
प्रोडक्शन लेवल आ रही है, तो वो ठीक है कि नहीं, तो हमें देखना पड़ेगा उसकी कॉस्टिंग कितनी है। चलो अब आगे, will the increased contribution, that is sales minus variable cost generated by the increased sales, exceed any additional fixed cost that will be incurred on the result of increased sales level? मतलब जितनी सेल्स इंक्रीज हो रही है उसका सारे को हमें देखना पड़ेगा कि उसके एडिशनल कॉस्ट और एडिशनल सेल वैल्यू में कितना डिफरेंस है। अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, लॉस आ रहा है, तो ऑब्वियसली हम वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इफ़ द आंसर इज़ येस, देन द अपॉर्चुनिटी वुड बी नॉर्मली परस्यूड। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 4। एन अपॉर्चुनिटी अराइजेज टू इंक्रीज सेल्स बाय 10,000 यूनिट्स। ओके, 10,000 यूनिट से सेल वॉल्यूम बढ़ाने का हमें ऑप्शन मिला है। सेलिंग प्राइस ऑफ एडिशनल यूनिट्स आर $10, वेरिएबल कॉस्ट 6, फिक्स कॉस्ट इज दिस। ओके, शुड द अपॉर्चुनिटी बी एक्सेप्टेड? मैं सीधा सीधा तो नहीं बोल सकता, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल प्राइस minus variable cost. So contribution is 4. So therefore total contribution will be number of units 10,000 into 4 यानी 40,000। तो total contribution मेरा आ रहा है 40,000। Fixed cost will increased by 5,000। That means जो मेरी additional fixed cost आ रही है वो मेरी आ रही है 50,000। सो दैट मीन्स अगर मैं ये अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करता हूँ तो मुझे 10,000 का लॉस होगा। 10,000 का मुझे लॉस होगा क्योंकि कंट्रीब्यूशन यानी इनकम है 40 और फिक्स कॉस्ट है 50, तो मेरा 10,000 का हो जाएगा लॉस। सो दैट मीन्स दिस अपॉर्चुनिटी शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन अब यहाँ पे अगर तुम्हें कुछ रीज़न दिए जाएं कि ये अपॉर्चुनिटी तुम कब एक्सेप्ट कर सकते हो, अब नॉर्मली तो तुम बोलोगे कि ये अपॉर्चुनिटी हम एक्सेप्ट करेंगे नहीं क्योंकि लॉस है, लेकिन कभी कभार हमें ये अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करनी पड़ सकती है। क्यों? अब जैसे मैं तुम्हें बताया था दिस इज स्किल लेवल, तो स्किल लेवल पे हमें अपने स्किल्स यूज़ करने। वी जस्ट कांट गो बाय द मेथड। ये तो कैलकुलेटर भी बता देगा, ये तो एक नॉर्मल अकाउंटेंट भी बता देगा कि हमें कुछ नहीं करना, सीधा सीधा आंसर निकालो, लॉस है, नहीं कर सकते। तो दिस इज़ नॉट द राइट आंसर। अगर हम स्किल लेवल पे, फाउंडेशन लेवल के लिए सही था, तो हम क्या कह सकते हैं, देखो वैसे तो हम ये अपॉर्चुनिटी नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे लॉस है, लेकिन अगर आपको अपनी ब्रांड बिल्डिंग करनी है, अपनी गुडविल बनानी है, अपने आप को मार्केट में सरवाइव करना है, क्योंकि अगर सेल नहीं हुआ तो आपका माल नहीं बिकेगा, कस्टमर नए नहीं बन पाएंगे, तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। आपको अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करना है। अगर ये सारी चीज़ें आपको करनी हैं, इनमें से कोई भी एक भी अगर करनी है, सो आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर सकते हो कि चलो सेल्स बढ़ जाएगी, एटलीस्ट नए कस्टमर्स तो आएंगे। आज कस्टमर्स आएंगे तो कस्टमर को अगर हमारा प्रोडक्ट पसंद आया तो हो सकता है अगली बार वो हमारा प्रोडक्ट अगर हम 10 की जगह $12 का भी सेल करें तो शायद वो बाय कर ले, हम इतनी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देते। ठीक है, सो इन दीज केसेस दिस कैन बी डन, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लॉस बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा लॉस है। ज़रा सा अगर हमारा फ़र्क पड़ा तो हमारे, जैसे मैंने अगर 10 का 12 भी कर दिया, दैट मीन्स 12 अगर यहाँ पे हो गया तो 2 से ये बढ़ गया, दैट मीन्स 60,000 हो गया, तो दैट मीन्स हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। सो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलो अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, एडिशनल एग्जाम्पल ऑन इंक्रीजिंग सेल्स वॉल्यूम। ओके, चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपनी सेल्स वन प्रोडक्ट एंड इट्स फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इज एज फॉलोज। वो सेल करेगी 1 लाख यूनिट्स एट $8। सो ये 8 लाख अमाउंट हो गया। वेरिएबल कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सीधा इन्होंने नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई किया हुआ, दैट मीन्स सीधा इससे मल्टीप्लाई करा हुआ है। टोटल फिक्स कॉस्ट जितनी थी, ये था नेट प्रॉफिट। तो ये सारी वैल्यूज़ इन्होंने नॉट पर यूनिट, टोटल 1000 यूनिट से ही मल्टीप्लाई करके निकाली है। आगे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इन एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज नेट प्रॉफिट 2 प्रपोजल्स हैव बीन पुट फॉरवर्ड। पहला प्रपोजल क्या है, टू लॉन्च एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन कॉस्टिंग 14,000। दैट मीन्स फिक्स कॉस्ट जो हमारी है वो $14 से $14,000 से इंक्रीज हो जाएगी।
This will increase the sales to 1,50,000 units, although the price would have to be reduced to $7. मतलब एडवर्टीजमेंट से हमारे को यूनिट्स बढ़ जाएंगे लेकिन हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, सेल प्राइस कम हो जाएगा प्राइस। तो एक काम करते हैं, यहाँ सेल प्राइस था 7, तो सेल प्राइस अगर हम 8 की जगह 7 करते हैं तो ये हो जाएगा मेरा 7 लाख। वेरिएबल कॉस्ट तो उतनी रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट में तो कोई चेंज आया नहीं है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 2 लाख का। सो 2 लाख में से जब मैंने फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करी 164, सो दैट मीन्स मेरा जो प्रॉफिट आ रहा है 2 लाख माइनस 164, दैट इज 36,000। अब मेरा 36,000 का प्रॉफिट आ रहा है। दैट मीन्स ये चीज़ करने से मेरा प्रॉफिट तो और कम हो गया। पहले मेरा प्रॉफिट था 1,50,000, अब मेरा प्रॉफिट रह गया 36,000। दैट मीन्स इसका तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये तो मुझे लॉस कर रहा है। तो दिस ऑप्शन शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है ना, $7 अगर हमारा कॉस्ट हो जाएगी तो ये हो गया 7 लाख। 1 लाख से तो वैल्यू यहीं गिर गई, प्लस 14,000 की एडिशनल कॉस्ट आ गई, तो ये तो हमारा लॉस ही हो गया। ओके, तो ये प्रपोजल देख के भी फ़ायदा नहीं है, तो गुस्सा दिलाएगा हमें कि क्या सोच लिया हमने। नेक्स्ट, टू प्रोड्यूस सम कॉम्पोनेंट्स एट प्रेजेंट परचेज फ्रॉम सप्लायर, मतलब कुछ कॉम्पोनेंट्स हम बनाएंगे जहाँ से हम सप्लायर से ले रहे हैं। दिस विल रिड्यूस मटेरियल कॉस्ट बाय 20%, कि मटेरियल कॉस्ट हमारी 20% से गिर जाएगी, बट विल इंक्रीज फिक्स कॉस्ट बाय 72,000। दैट मीन्स फिक्स कॉस्ट हमारी 72,000 से इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स 1,50,000 प्लस 72 कर लेता हूँ, इन थाउजेंड अगर निकाल लें, दैट मीन्स 150, 222 ये होगी। मटेरियल कॉस्ट हमारी 20% से गिर जाएगी, तो मटेरियल है अभी 3 लाख का, तो यानी 300 बेसिकली, तो 300 माइनस 20% ऑफ 300, दैट मीन्स 60, सो ये आ गया 240। सो दैट मीन्स 800 माइनस 240 माइनस 200, सो 840 माइनस 240 माइनस 200, तो मेरा जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो आ रहा है 400। कंट्रीब्यूशन मेरा बढ़ गया, बट 400 में से जब मैं 222 माइनस करता हूँ, कंट्रीब्यूशन 400 नहीं, कुछ गड़बड़ करिएगा इस मैंने, रुको, नहीं 400 नहीं आएगा, सॉरी गाइस, आई डिड अ ब्लंडर। 800 माइनस 240 माइनस 200, दैट मीन्स 360, तो ये मेरा आ रहा है 360। 360 माइनस 222, दैट मीन्स मेरा जो अब प्रॉफिट आ रहा है इट इज़ 138। तो इस प्रपोजल में भी मेरा प्रॉफिट गिर गया। भाई ऐसे प्रपोजल क्यों लाते हो मेरे पास जिससे मेरा ऑलरेडी प्रॉफिट आ रहा है वो भी कम हो रहा है। मैं तो काम ऐसे ही करूँगा, मुझे नहीं चाहिए दोनों प्रपोजल, ये दोनों कैंसिल कर दो। दोनों में मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है तो मैं क्यों प्रपोजल एक्सेप्ट करूँगा। सो दैट मीन्स इन दिस केस आई विल नॉट एक्सेप्ट एनी प्रपोजल। प्रपोजल ए का भी बता दिया। अच्छा, मैंने कुछ, बट यहाँ पे लकीली ये भी प्रॉफिट कम ही हो रहा है, तो ये भी लोअर ही है। जैसे मैंने 1 लाख का 7, तो इस 115 to 7 इट इज़ 1050। गाइस मुझे माफ़ कर देना, आई एम रियली सॉरी कि मैंने वो गलती कर दी थी प्रपोजल 1 में, बट एक बार यहाँ से देख लेते हैं। सो वेरिएबल कॉस्ट भी 150 यूनिट्स की आएगी। सो 150 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट इतनी आ रही है। कॉन्ट्रीब्यूशन 3 का कॉन्ट्रीब्यूशन था, फिक्स कॉस्ट प्लस एडवर्टाइजिंग 164। एक चीज़ तो चलो मेरी सही निकली थी 164, और टोटल नेट प्रॉफिट आ रहा है 38। तो मैंने मिस्टेक की थी उसमें, आई एम रियली सॉरी। मैंने एक्चुअली कुछ गड़बड़ यहाँ इंटू 7 कर दिया था, मैंने इसको 150 नहीं किया था, तो दैट वाज माय मिस्टेक। बट स्टिल उस केस में भी हमारा एक कमी हो रहा है, सो दैट मीन्स दिस इज़ लोअर देन करंट फोरकास्ट। प्रपोजल बी का तो मैंने बता ही दिया था, इससे भी मेरा प्रॉफिट कम आ रहा है। सो दोनों केसेस में मेरे प्रॉफिट कम आ रहे हैं और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। नीदर प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड। नेक्स्ट आता है गाइस कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। ये भी ऑलरेडी हमने F2 में कवर किया हुआ। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का सिंपल मतलब क्या होता है, जैसे तुम्हारे को इन फैक्ट इफ़ यू रिमेंबर मैं आई ऑन मार्कअप वर्सेस मार्जिन, है ना, और ये हमने काफ़ी बार पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इक्वेशन कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या बोलती है,
कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कहती है कि कंपनी जो अपना सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है वो मार्केट से डिसाइड नहीं करती देख के, वो कंपटीशन से डिसाइड नहीं करके कंपटीशन से देख के डिसाइड नहीं करती, वो डिसाइड करती है ये देख के कि उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है और उस कॉस्ट पे जो भी उसने अपना मार्जिन 20%, 10%, 15% प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना है वो ऐड करके वो अपना सेलिंग प्राइस निकालती है। वो ये देखती है कि कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है, उसमें कितना प्रॉफिट ऐड करना है, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होगा, दैट इज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। So many businesses adopt a simple cost plus pricing technique. Price is equal to cost per unit plus chosen margin or markup. अब मैं तुम्हें दोबारा एक बार याद दिलाता हूँ, हालांकि मैंने उसमें अच्छे से कराया हुआ है बट स्टिल बच्चे बोलेंगे सर यहाँ क्यों नहीं कराया। सो मार्जिन मीन्स परसेंटेज ऑन सेल्स मार्कअप मीन्स परसेंटेज ऑन कॉस्ट। अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता, इसमें कोई डाउट है या कुछ समझना है इसको अच्छे से, तो मैंने मार्कअप वर्सेस मार्जिन की एक वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पे जस्ट सर्च कर लेना मार्कअप वर्सेस मार्जिन, तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, मार्कअप वर्सेस मार्जिन लिख लेना, तुम्हें वो वीडियो मिल जाएगी। ब्लैक सी वीडियो है, उसमें बैकग्राउंड ब्लैक है, तो वो वीडियो में मैंने अच्छे से इसको समझाया हुआ है, वो वीडियो ज़रूर देखना अगर तुम्हें ये चीज़ नहीं आती। अगर आती है तो वी कैन कंटिन्यू। So there is a difference between markup and margin. Markup is the profit expressed as, अच्छा ये मैंने पढ़ा ही नहीं था, इन्होंने तो लिखा ही हुआ है। Markup is the profit expressed as a percentage of cost and margin is the profit expressed as a percentage of sales. So which cost is to be used? अब यहाँ पे हमें ये तो पता है cost, अब कौन सी cost यूज़ करें। cost हमारी एक standard cost भी आती थी, ठीक है, एक हमारी फुल कॉस्ट भी आती थी, स्टैंडर्ड कॉस्ट होता था, एक मार्जिनल कॉस्ट होता था, ठीक है, एक होता था रेलिवेंट कॉस्ट। अब ये रेलिवेंट कॉस्ट हमने पढ़ेंगे आगे जाके, सारा पढ़ना है। तो कौन सी कॉस्ट को हमें ऐड करना है मैं तुम्हें जस्ट बता देता हूँ। यहाँ पे इतना डिटेल में हमें इस चीज़ को नहीं करना, थोड़ा ऊपर ऊपर से करना है। एक बार इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। एक्चुअल और स्टैंडर्ड कॉस्ट। सो द एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज दैट prices can be set in advance and fixed for a period concerned. This make marketing simpler and may attract customers who value knowing exact amount how much they have to pay. The main disadvantage is that if significant variances occur, then price may have been set too low and losses ensues. मतलब अगर in case गलती से हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग हमने अपने प्राइस निकाल दी, एक्चुअल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग हमने अपनी प्राइसिंग निकाल दी, प्राइस सेट कर ली और आगे जाके चीज़ बहुत, रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, वहाँ ये प्रॉब्लम आ सकती है और हम लॉसेस में जा सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही अपना रेट डिसाइड करके कस्टमर को बता दिया था। द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग एक्चुअल कॉस्ट। अब एक्चुअल कॉस्ट का क्या है? द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग एक्चुअल कॉस्ट इज दैट प्रॉफिट इज गारंटीड। अगर हम एक्चुअल कॉस्ट, जो भी हमारी एक्चुअल कॉस्ट आज की डेट में आ रही है, जो भी खर्चा एक्चुअली चल रहा है, उसके बेस पे अगर हम अपनी कॉस्ट निकालते हैं, सेलिंग प्राइस निकालते हैं, दैट मीन्स प्रॉफिट गारंटीड है, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट मतलब आज की कॉस्ट, तो ऑब्वियसली उसमें हमारे को प्रॉफिट होना ही होना है। However, there is a less incentive for the supplier to control cost as inefficiencies can be passed to the customers. इसका मतलब क्या है कि सप्लायर पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कि सप्लायर प्राइसेस ऊपर नीचे करे। अल्टीमेटली क्या होगा, अगर सप्लायर ने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दिया तो हमारी एक्चुअल कॉस्ट चेंज हो जाएगी और एक्चुअल कॉस्ट चेंज होने की वजह से हमारा सेलिंग प्राइस चेंज हो जाएगा और अल्टीमेट बर्डन जो है वो कस्टमर्स पर पड़ेगा। ठीक है ना, सप्लायर्स जो थे, सप्लायर ने प्राइस बढ़ा दिए, हम तो जो भी एक्चुअल कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट निकालते हैं। अब एक्चुअल कॉस्ट बढ़ गया तो इस वजह से जो भी चीज़ है महंगी हो गई और कस्टमर से हम एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं। हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कस्टमर को ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। Such a contract may discourage some customers from dealing with the firm concerned. जैसे तुम्हें पता होगा, इंडिया में जो पेट्रोल के रेट है वो मार्केट पे डिपेंड करते हैं। जो भी मार्केट में पेट्रोल के रेट्स में फ्लक्चुएशन आती है इंटरनेशनल मार्केट में, वही इंडिया में आती है। अब इस वजह से पेट्रोल आज 100 का है, इंडिया में एक्चुअली पेट्रोल 100 रुपये का हो गया है, कल 102 का हो जाएगा, फिर 98 हो जाएगा। तो हर रोज़ फ्लक्चुएशन हो रही है और कस्टमर आर नॉट हैप्पी विद दिस।
एक ही प्राइस फिक्स करो, ये क्या चक्कर है? आज 100 का, कल 102, आज 98। अब मैं 100 रुपये का अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा के ले आया, कल पता लगा 95 का हो गया। मैंने कहा यार क्या यार, एक दिन में ही लॉस हो गया मेरा, फालतू का लॉस है ना ये। सो दिस शुड नॉट हैपन। तो यही इसका मेन डिसएडवांटेज है कि कस्टमर जो होता है वो डिससेटिस्फाइड हो जाता है। ठीक है, तो बस ये इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मेन तुम्हारे को मैंने बस ये इसका एग्जाम्पल खुद ही बना के दे दिया। अब आता है मार्जिनल कॉस्ट और फुल कॉस्ट। The use of marginal cost is simpler as there is no need for absorption of fixed overheads and could be argued that the more consistent with the use of contribution in decision making। अब marginal cost में हम fixed cost को include करते ही नहीं हैं, हम सीधा सीधा marginal cost देखते हैं, that means contribution के according हम अपना profit add कर लेते हैं। The main difficulty lies in appropriate margin or markup as this will need to ensure that fixed costs are covered। अब तुम कहोगे सर कंट्रीब्यूशन अगर मान लो ₹5 $5 पर यूनिट है, हमने इस पे 20% प्रॉफिट ऐड कर लिया, 20% ऑफ 5 is 1, दैट मीन्स हमने $6 का हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो हमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा, अब देखो कंपनी को जो अपने खर्चे सारे करने होते हैं वो सेल से ही करने होते हैं। अब कंपनी अगर प्रोडक्ट बेचेगी तो प्रोडक्ट बेच के उसी पैसे में से तो फिक्स कॉस्ट कवर करेगी। हम सिर्फ कंट्रीब्यूशन पे अपना प्रॉफिट मार्जिन लगा रहे हैं। टोटल कॉस्ट मतलब कंट्रीब्यूशन प्लस फिक्स कॉस्ट सारा मिला के नहीं, हम सिर्फ कंट्रीब्यूशन के ऊपर अपना प्रॉफिट मार्जिन लगा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे पता नहीं फिक्स कॉस्ट कवर हो ना हो। तो दैट मीन्स हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर हम कंट्रीब्यूशन पे अपना मार्जिन ऐड कर रहे हैं कि हमारे फिक्स्ड कॉस्ट भी कवर हो जाए। एक्चुअल कॉस्ट में और स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंदर हम फिक्स्ड कॉस्ट को भी इंक्लूड करते हैं। बेसिकली मैं बोल सकता हूँ वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट जो भी टोटल आएगी, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ यूनिट से जो भी मैं बनाने वाला हूँ, तो पर यूनिट मेरी कॉस्ट आ जाएगी सिंपल। टोटल वेरिएबल प्लस टोटल फिक्स, टोटल खर्चा बिजनेस का जो भी होना है पूरा खर्चा डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स के, इतने यूनिट्स में बनाऊंगा तो इतना पर यूनिट खर्चा आएगा। तो ये था मेरा एक्चुअल और स्टैंडर्ड कॉस्ट। यहाँ पे मैं सिर्फ कंट्रीब्यूशन यूज़ कर रहा हूँ। कंट्रीब्यूशन मतलब सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, उस कंट्रीब्यूशन पे ही मैं सिर्फ अपना प्रॉफिट ऐड करूँगा। मतलब सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही मैं कंसिडर करूँगा, फिक्स कॉस्ट को मैं कंसिडर नहीं कर रहा, विच इज़ रॉन्ग। मेरे को सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपना प्रॉफिट मार्जिन देखना पड़ेगा। तो the main difficulty lies in setting an appropriate margin or markup, as this will need to ensure that fixed costs are covered. In practice, the danger is often that prices are set too low. Marginal costing is particularly useful in short-term decisions concerning the use of excess capacity or one-off contract। कि शॉर्ट टर्म के लिए ही हम मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर जगह हमें स्टैंडर्ड या एक्चुअल कॉस्ट ही देखनी पड़ेगी, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट में हम वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट ऐड करते हैं, फिक्स कॉस्ट तो कवर ही नहीं करें। अब अगर हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम है, फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। The use of full cost, marginal cost versus full cost. The use of full cost ensures that all costs are incorporated into the pricing decision, so should ensure a profit is made, okay, provided that target volume is achieved। अगर target volume जो हमने सोचा था वो achieve हुआ तभी हमारा profit होगा। However, to calculate the fixed cost per unit, an assumption has been made in concerned sales volume, which in turn depends upon price, which depend upon cost per unit. Further criticism is that the method of absorption overheads is somewhat arbitrary, so the pricing obtained may not be very realistic when compared when actual customers are willing to pay। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, हम जब फिक्स्ड कॉस्ट को ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट से कवर कर लेते हैं तो हमारे को टोटल कॉस्ट पर यूनिट मिल जाती है। फिक्स कॉस्ट को भी हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट होता है ना, जैसे प्रोडक्शन ओवरहेड, ऐसे फिक्स कॉस्ट को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उससे हम अपनी कॉस्ट निकाल लेते हैं। नेक्स्ट आता है रेलिवेंट कॉस्ट। अब द रेलिवेंट कॉस्टिंग जो है ये आगे पूरा हम पढ़ेंगे, तो रेलिवेंट कॉस्टिंग को मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, ये मैं अभी इसका कुछ नहीं तुम्हें बता रहा, ये सारी चीज़ें हम आगे करेंगे। सो लेट्स लीव दिस पार्ट फॉर दी टाइमिंग, इट्स अ डिफरेंट चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर। अब एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट प्लस प्राइसिंग एग्जाम्पल देखते हैं।
When using a cost plus pricing strategy, a business should work through step by step approach. For example, establishing cost per unit. For example, if the full cost may use this may be raw material 40 per unit, variable production cost इतना, fixed cost based on planning volume, that means हमने इसको absorb कर लिया इतना, तो टोटल कॉस्ट मेरी आ गई इतनी. एट द टारगेट प्रॉफिट टू अराइव एट सेलिंग प्राइस. जैसे अगर 20% मार्कअप है तो मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर 20% मार्कअप है, मार्कअप मीन्स ऑन कॉस्ट, दैट मीन्स 100 का 20%, दैट मीन्स 20 रुपीज़. 100 का 20%, दैट मीन्स सॉरी $20. सो मेरा सेलिंग प्राइस होगा 100 + 20, दैट मीन्स 120. ये होगा मार्कअप पे. अब अगर है 20% सेल्स हटा दो, 20% मार्जिन. अब 20% मार्जिन, मार्जिन मीन्स ऑल सेलिंग प्राइस. सो लेट सेलिंग प्राइस बी एक्स. एक्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस 20% प्रॉफिट, 20/100 एक्स. पहले मैंने 20% निकाला था 100 का ऑन कॉस्ट, मतलब मार्कअप. अब मार्जिन है, दैट मीन्स 20% ऑफ सेल्स. सेल्स को मैंने एक्स मान लिया. So that means x minus 20/100 is equal to 100. So that means 80x/100 is equal to 100. So x is equal to 100 divided by 80 into 100. That means 125. तो मेरा सेलिंग प्राइस आ गया 125 पर यूनिट. ठीक है, ये चीज़ हमने ऑलरेडी मार्कअप मार्जिन में करी हुई है, उस वीडियो से तुम समझ जाओगे. Consider how realistic is the target profit is. This will depend upon accurate knowledge of cost. Selling price arrived at being one which customer are prepared to pay. वही selling price हम रखेंगे ना. अब हमने 125 रखा है, 120 रखा है, ये देखना पड़ेगा कस्टमर कौन सा प्राइस देने वाला है. Selling the planned volume of goods, के उतने हम सेलिंग प्राइस रखें ताकि जितने यूनिट्स हमने एक्सपेक्ट करे हुए हैं वो हम सेल कर सकें. ठीक है, अब आते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के. कॉस्ट प्लस प्राइसिंग के डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस क्या हैं. तो पहले एडवांटेजेस पढ़ते हैं, अच्छी बातें पढ़ते हैं, फिर बुरी बातें पढ़ेंगे. अच्छी बातें ये है, इट इज़ वाइडली यूज्ड एंड एक्सेप्टेड. मोस्टली ऐसा ही होता है, बहुत सारी कंपनीज यही मेथड यूज़ करती हैं कि सारी कॉस्ट निकालो, टोटल कॉस्ट, नंबर ऑफ यूनिट्स बना अप्रॉक्सीमेट निकाल दो कितने सेल होंगे, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर लो. सिंपल टू कैलकुलेट इफ कॉस्ट आर नोन. ओके, गुड. सेलिंग प्राइस डिसीजन मे बी डेलीगेटेड टू जूनियर मैनेजमेंट. जूनियर मैनेजमेंट को भी हम सेलिंग प्राइस डिसीजन बता सकते हैं, क्योंकि उसको हमने बता दिया जो भी कॉस्टिंग तेरी आएगी उस पर तू 30% प्रॉफिट ऐड करके बेचना शुरू कर दे, कोई चक्कर नहीं, 30% प्रॉफिट पे बेचना शुरू कर दे. तो जूनियर को भी हम डेलीगेट कर सकते हैं. जस्टिफिकेशन फॉर प्राइस इंक्रीजेस, कि प्राइस अगर बढ़ रहे हैं तो उसकी जस्टिफिकेशन हम दे सकते हैं. हम ये बोल सकते हैं क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए इसीलिए हमारा सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट का बढ़ गया. तो जस्टिफिकेशन ऑफ फॉर प्राइस इंक्रीजेस, जस्टिफिकेशन दे सकते हैं. मे एनकरेज प्राइस स्टेबिलिटी इफ ऑल कॉम्पिटिटर्स हैव सिमिलर कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड यूज सिमिलर मार्कअप. कि मे एनकरेज प्राइस स्टेबिलिटी, कि हम प्राइस बिल्कुल स्टेबल रखते हैं. जैसे कोक और पेप्सी का मैंने एग्जाम्पल दिया था कि सबको पता है कि इतना ही मार्जिन है हमारा, प्रॉफिट परसेंटेज इतना ही है, प्रॉफिट कमाना है तो अपने कस्टमर्स बढ़ाओ. पेप्सी कुछ ऐसे ऐसे ऐड करे कि अपने कस्टमर्स बढ़ाए, कोक ऐसी ऐड करे कि अपने कस्टमर बढ़ाए. प्राइस ऊपर नीचे करके तो कोई भी पंगे ले सकता है, लेकिन उससे दोनों का ही नुकसान होगा. जैसे पेप्सी भी आती है 100 की, कोक भी आती है 100 की 2 लीटर वाली. अब अगर तुम्हें क्या लगता है कोक अपना प्राइस 100 से 95 नहीं कर सकती? कर सकती है. और अगर कोक ने प्राइस अपना 95 कर दिया, सारे कस्टमर्स कोक में चले जाएंगे. ऑब्वियसली बंदा 5 रुपये भी क्यों एक्स्ट्रा खर्चे. मेरे को कोई बोले, मैं बोलूँगा क्या है, कोई हेल्थ ड्रिंक्स थोड़ी हैं, तो मैं 5 रुपये इसमें से बचा के मैं चॉकलेट ना खा लूँ 5 रुपीज़ की, है ना. सो इससे क्या होगा, सारे लोग कोक में आएंगे. अब पेप्सी बोलेगी तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये लो मैं 90 का कर देता हूँ, कोई चक्कर नहीं, देखी जाएगी. अब ऐसे प्राइस गिरता रहेगा, कस्टमर्स इधर उधर होते रहेंगे, तो अल्टीमेटली नुकसान किसका है? इन्हीं दोनों कंपनीज का. कस्टमर को तो फ़ायदा है, प्राइस कम हो रहे हैं, इन दोनों को नुकसान हो रहा है कि यार हमारी लड़ाई के चक्कर में हमारी नुकसान हो रहा है. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला प्राइसेस स्टेबल रखो, तुम अपनी वेरिएबल कॉस्ट में कमी करो, अपने ऑफिस के खर्चे कम करो, वहाँ से प्रॉफिट कमाओ, एडवर्टीजमेंट खूब सारी करो, वहाँ से पैसे कमाओ, वहाँ से कस्टमर ग्रैब करो, लेकिन प्राइस को नहीं छेड़ना. सो दैट इज़ मे एनकरेज प्राइस स्टेबिलिटी.
अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेजेस इग्नोर्स द इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अब मार्केट में अगर प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है और उसने सेलिंग प्राइस 30% मार्जिन में लगा दिया तो क्या फ़ायदा, वो बिकना ही नहीं क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं है। तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इग्नोर्स द डिमांड फंक्शन। नो अटेम्प्ट टू इस्टेब्लिश ऑप्टिमम प्राइस, वही सेम चीज़ कि जब डिमांड ही नहीं हम उस पर ध्यान दे रहे तो हम प्रोडक्ट का ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस क्यों निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? निकाल ही नहीं सकते क्योंकि हम ध्यान ही नहीं दे रहे डिमांड पे। डिफरेंट एब्जॉर्प्शन मेथड्स गिव राइज टू डिफरेंट कॉस्ट एंड हेंस डिफरेंट सेलिंग प्राइसेस। कि अगर हम अब हमारे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के एब्जॉर्ब करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, अलग अलग तरीके से एब्जॉर्ब करा जिसकी वजह से अलग अलग कॉस्ट है। अब कौन सी यूज़ करें, ये भी एक पंगा। डज नॉट गारंटी प्रॉफिट इफ सेल वॉल्यूम आर लो, मतलब ये कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कभी ऐसा नहीं है कि फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। क्यों? अगर इन केस जितने वॉल्यूम हमने एक्सपेक्ट किए थे वो बिके ही नहीं। हम तो ये मान के चल रहे हैं ना, जैसे 1 लाख वॉल्यूम सेल होगी और 1 लाख पे 3 रुपये का प्रॉफिट, दैट मीन्स 3 लाख का मेरा प्रॉफिट होगा। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन यू मीन टू से, जैसे कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, फिक्स कॉस्ट है 2 लाख, दैट मीन्स मेरा प्रॉफिट आ जाएगा 1 लाख। लेकिन अगर यूनिट्स ही मेरे 10,000 बिके, अब फिक्स कॉस्ट तो इतनी रहेगी ना 2 लाख, यूनिट्स बिके 10,000, दैट मीन्स 30,000 का मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन आया, ये हो गया तो मैं तो लॉस में चला गया। दैट मीन्स डज नॉट ऑलवेज गारंटी प्रॉफिट। मस्ट डिसाइड वेदर टू यूज़ फुल कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, हर बार ये डिसाइड करना पड़ता है, विच इज़ ऑल्सो कन्फ्यूजिंग। दिस स्ट्रक्चर्ड मेथड फेल्स टू रिकग्नाइज मैनेजर्स नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन प्राइसिंग, कि अगर मैनेजर को प्राइस में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी करनी है उसका इससे कोई रोल नहीं है, हम तो सीधा सीधा कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं और उससे अपना प्रॉफिट मैनेज कर लेते हैं, सेम डिमांड देखते ही नहीं है। सर्कुलर रीजनिंग, फॉर एग्जाम्पल अ प्राइस इंक्रीज विल रिड्यूस वॉल्यूम, दस इंक्रीज यूनिट कॉस्ट रिजल्टिंग इन प्रेशर टू इंक्रीज प्राइस फर्दर। देखो, मैंने अगर प्राइस इंक्रीज करा तो वॉल्यूम कम होगी, वॉल्यूम कम होने की वजह से मेरी यूनिट कॉस्ट बढ़ गई, दैट मीन्स फिक्स कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम कम होगी मतलब डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो लॉस शुरू हो गए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था यहाँ पे। अब लॉस होने की वजह से मुझे दोबारा से प्राइस बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये लॉस तो कवर हो ना। अगर 10,000 यूनिट बिके तो मेरे को हो सकता है कि इसका कॉस्ट सेलिंग प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़े ताकि फिक्स कॉस्ट कवर हो। अब वो बढ़ाऊँगा तो 10,000 भी नहीं बिकेंगे, हो सकता है 1,000 ही बिके। तो दिस इज़ अ वेरी रिस्की सिचुएशन, दैट इज़ कॉल्ड सर्कुलर रीजनिंग, कि एक बार प्राइस बढ़ाने की वजह से हमें हो सकता है बार बार उसका प्राइस बढ़ाना पड़े। गॉट इट गाइस? सो ये है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। सो गाइस, एक काम करना, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। आई वुड सजेस्ट सारे बच्चे इसका जो एग्जाम्पल है, ये चारों क्वेश्चंस है, ये खुद घर पे ट्राई करना एज होमवर्क। अच्छा क्वेश्चन है, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस सॉल्यूशन। मेरा मकसद, मेरा टारगेट ये नहीं है कि तुम्हें ये खुद आंसर जैसे मर्जी करके निकालना है, नो, नॉट माई टारगेट इज़ दिस। माई टारगेट इज़ कि तुम्हें ये क्वेश्चन किस टाइप का है, और अगर आंसर नहीं समझ आ रहा तो सॉल्यूशन से देखो और समझो कि ये आंसर कैसे निकाला है। यूज़ योर स्किल्स, यूज़ योर नॉलेज, यू नो दी लॉजिक, यू नो दी सब्जेक्ट, तो अपने अकॉर्डिंग चेक करो। अभी चैप्टर काफ़ी पढ़ा है, तो लेट्स डू वन थिंग, ये वीडियो मैं नेक्स्ट में ही कराता हूँ क्योंकि काफ़ी चैप्टर बचा है तो ज़्यादा हो जाएगा आज के लिए। चलो गाइस, बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम। मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी बनाऊँगा।